देखिए, ये एक बहुत चिंताजनक चीज है। किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर, किसी भी वर्ल्ड लीडर के ऊपर हमला होता है, और खास तौर पर अमेरिका के वर्ल्ड लीडर पे अगर हमला होता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर, तो ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन सबसे बड़ा समझ प्रॉब्लम ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी की बहुत बड़ी चूक हुई है, जी। जिसकी वजह से ऐसे नहीं हो सकता कि जो है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का, या जैसे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, जो ये हाईली जो है थ्रेटन टारगेट होते हैं, इनकी जो है सिक्योरिटी बहुत ही आला दर्जे की होती है। और उस सिक्योरिटी के बावजूद कब कई टीयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, इनर रिंग, आउटर रिंग, सेंटर रिंग, कई तरह की रिंग होते हैं। उसके बावजूद भी ये बड़े ताज्जुब की बात है कि ये आदमी अंदर जाता है, और जी। अंदर जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब के तक, मतलब बिल्कुल पास तो नहीं, लेकिन उसी होटल में जाके वहां पे फायरिंग करता है। तो ये एक चिंताजनक की बात है। दूसरी चीज ये भी है कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। ऑल्दो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अपनी सीक्रेट सर्विस की तारीफ की है और उनको बोला कि उन्होंने हमारी जान बचा दी, लेकिन ये मानना है मेरा, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट एंड आर्मी में रहने के बाद, कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर ये हमला कामयाब हो जाता तो कितनी बड़ी जो है शर्म की बात थी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी तो दुनिया में जो है सबसे ऊपर नंबर की मानी जाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन इसके साथ साथ जो है, मुझे ये लगता है कि ये अगर एक टेररिस्ट अटैक था, तो ये निंदा करनी चाहिए इसकी, और चिंताजनक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि, मतलब अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, लेकिन मैं एक अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आई मे बी जी। रॉन्ग इन दैट, ये जो है मुझे लगता है ये ऑर्केस्ट्रेटेड भी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, जब पिछले साल जो 2024 का आपने जिक्र किया है, जुलाई के महीने में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने इलेक्शन कैंपेन में थे, तो हम्म। उस समय भी उनके ऊपर गोली चली थी और वो बाल बाल बच गए थे। उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, वो कहाँ से आया था, क्या उसकी मंशा थी, कौन उसको स्पॉन्सर कर रहा था, आज तक किसी को नहीं पता। तो उसके बाद जो है, बाद में एक जो न्यूयॉर्क में जब यूएन की उसमें गए थे, वहां पे एस्केलेटर खराब हो गए थे। उसकी क्या वजह थी, कौन इसमें इन्वॉल्व था, वो भी नहीं पता लगा। तो मुझे लगता है कि ये अभी जब तक जो है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, तब तक ये एक प्रश्न चिन्ह रहेगा कि ये एक्चुअल में जो हमला था, या इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था। मुकद जी। बिल्कुल। अभय जी, आपसे भी समझना चाहेंगे इस पूरे मंजर को। आप लेट नाइट से पूरी स्टोरी फॉलो कर रहे थे। सुरक्षा में सेंध लगना, और जब बात आती है अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो अपने आप में ये चिंता का विषय और ज़्यादा हो जाता है। 3 लेयर वो सुरक्षा की बात हो रही थी। एक बॉल रूम का भी बार बार जिक्र हो रहा है अब है इस पूरे मामले में। तो कैसे समझ सकते हैं हम एक ऐसी सिक्योरिटी ब्रीच, एक ऐसा आप घेरा तोड़कर अंदर आए जहां पर आप एक ढंग का कोई मेटल, एक चाकू जैसा सामान भी, छोटा मोटा छुरी, कुछ नहीं ले जा सकते। तो ये कैसे एक पूरी गन के साथ और अपने हथियारों के साथ, जिससे शिक्षक बताया जा रहा है, टीचर बताया जा रहा है हमलावर को, कैसे पहुंचने में सफल हो गया? राइट। एक तरीके से ये देखिए कि किसी भी तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो होता है वो ऐसा कहा जाता है कि मोस्ट सिक्योर पर्सन इन द होल वर्ल्ड। तो हम जी। वर्ल्ड इंडिया के लिए जब मैं खुद इंटरनेशनल कवरेज करता हूँ, और ट्रम्प एक ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर ये बार बार हमले होते जा रहे हैं। हम्म। लेकिन इस बार का जो हमला था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पर ये जर्नलिस्ट का मेला था। मतलब एक तरीके से जो व्हाइट हाउस प्रेस कमेटी है, वो साल में एक बार खुद की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए चैरिटी फंड्स जमा करने के लिए ये डिनर आयोजित करती है। और जी। इस डिनर में ट्रम्प का ये पहली बार आना था, क्योंकि इससे पहले प्रेस के साथ उनकी जो बनती नहीं थी, या फिर जिस तरीके से उनके तेवर होते थे, इस वजह से उनको बुलाया नहीं हम्म। जाता था। इस बार पहली बार बुलाया गया था। और इसी बार अंदर के किसी जर्नलिस्ट या फिर किसी व्यक्ति ने, जो ये गनमैन था, उससे इनवाइट किया गया था। मतलब हम्म। एक तरीके से उसने इस सिचुएशन में वो डायरेक्टली आया नहीं है। ये बताया जा रहा है कि वो पहले यहाँ पर एज ए इनवाइटी गेस्ट था। वो आया, उसके बाद उसने अंदर ही वेन्यू के अंदर गन असेंबल की, और उसके बाद उसने फायरिंग की। तो एक तरीके से यहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि अंदर से कौन कौन व्यक्ति, कौन से चैनल के व्यक्ति, या फिर कौन 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 सा एस्टैब्लिशमेंट के व्यक्ति यहाँ पर इसमें शामिल थे। सबसे बड़ी बात, ट्रंप एक ऐसे व्यक्ति है जिनके ऊपर 8 से ज्यादा एक तरीके से सिक्योरिटी स्केयर्स हमने इससे पहले भी देख चुके हैं। आपने जो जुलाई की बात की, वो तो वेल रिकॉर्डेड, पूरी दुनिया को जिस तरीके से वो मामला पता था, और पूरी दुनिया ने एक
तरीके से ताज्जुब जताया था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट का खून निकलना कितनी बड़ी बात हो जाती थी। बिल्कुल। अब उसके बाद फिर से यही हुआ था कि वो जब वो गोल्फ खेल रहे थे तो हैरी राउत करके एक व्यक्ति वहां पर जाते हैं और वहां पर उनको भी अरेस्ट किया जाता है। तो 8 से ज्यादा किसी व्यक्ति के ऊपर बार बार सिक्योरिटी स्केयर होना, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप हैज मेनी एनिमीज। लेकिन इससे पहले कहा जाता था कि ईरान इज दैट एनिमी जो डोनाल्ड ट्रंप को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। लेकिन ये हमला भी जो है वो अब ईरान वॉर के टाइम पर आ चुका है। हालांकि अब तक एफबीआई चीफ हो जाए, वहां पर डीसी पुलिस चीफ थी उन्होंने होगा, या फिर उनके मेयर्स थे, सभी ने यही बात करी है कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये लोन वॉल्फ अटैक बताया जा रहा है। मतलब ये अकेले व्यक्ति ने यहाँ पर कर दिया अटैक। जैसे सर ने भी बताया कि इससे पहले 20 साल का एक युवक किसी बिल्डिंग की छत पर बैठ के AR-15 गन हाथ में लेके डायरेक्टली एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर वो अटैक कर देता है। ये कैसे हो सकता है? उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता ही नहीं चला। तो ये सारे सवाल है और मैं सर से एक्चुअली एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मेरा मुकुंद जी यही सवाल है सर से कि सर पूछे आप, जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी होती है उसमें लेयर्स होती है कई सारी, तो अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में क्या समांतर हो सकता है और कौन से ऐसे कड़े होंगे जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चूक है? क्योंकि अगर वो इनवाइटी था, गेस्ट था, तो वहां की लोकल पुलिस तो उसे रोक नहीं सकती थी। देखिए मुकुंद जी और अभय जी, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडियन सिक्योरिटी में देखिए, हमारी इंडियन सिक्योरिटी में भी लैप्स हुआ था एक बारी, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी को मारा गया था। लेकिन उस समय जो उनको मारा गया था वो सिक्योरिटी के लोगों ने मारा था, वो अंदर ही थे और उनके पास, क्योंकि वो सिक्योरिटी में थे प्राइम मिनिस्टर की, तो उनके पास गन भी थी, तो उन्होंने जो है मार दिया। अदरवाइज किसी भी प्रेसिडेंट को, और खास तौर पर अमेरिका का प्रेसिडेंट हो, रशिया का प्रेसिडेंट हो या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर हो, कई लेयर होती हैं उसमें, और उसमें उस व्यक्ति का, चाहे वो इन्वाइटी भी हो, मैं कह रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जा रहे हैं, उनकी वाइफ को छोड़ के बाकी जितने हो उनको भी विश किया जाता है, उनको भी ध्यान रखा जाता है कि इनके ऊपर जो है कोई हमला ना हो सके। तो मुझे लगता है कि इस आदमी को अगर इनवाइट किया था तो ये गन पहले से ही पहुंचा दी गई थी वहां पे, और इस गन को वहां पे पहले से ही कहीं ना कहीं पे छुपा दिया गया था। उसके बाद जब ये व्यक्ति गया होगा तो ये बिल्कुल निहत्था था, इसकी सिक्योरिटी चेक हुई हुई, एक्सरे मशीन के थ्रू गया होगा, बाकी फिजिकल चेकिंग भी होती है, और फिर जाके ये उस जगह पहुंच गया होगा जहां पे गन ऑलरेडी छुपाई होगी। तो हो सकता है गन इसने ना छुपाई हो, किसी और ने छुपाई और इसको बता दिया हो कहां पे गन होगी। तो मुझे लगता है कि गन पहले पहुंची है, ये इंसान बाद में पहुंचा है, और इसने वहां से वो गन निकाल ली होगी, और ये गन उस जगह पे होगी जहां पे जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी सारी चेक हो चुकी होगी, ताकि इसको निकालने में आसानी रही होगी। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चूक है। और इसमें यह भी हो सकता है कि अगर आप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ला सकते हो, उसकी सिक्योरिटी के बावजूद भी उनको आप जो है ब्राइब कर सकते हो, उनको कर सकते हो, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की सिक्योरिटी में भी कोई ना कोई आदमी ऐसा मिला हो जिसकी वजह से इस गन को और इस आदमी को अंदर पहुंचाया गया हो। जी बिल्कुल। अभय, आपसे ही एक और सवाल मैं लूँगा। आपने बड़ी अच्छा जिक्र किया भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा, और उसके बाद जब बात आती है अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा की, 2024 वाली घटना पर चलते हैं हम थोड़ा सा। पेंसिल्वेनिया में जो कुछ हुआ, जैसा कि आपने बताया भी कि छत पर खड़ा होकर एक हमलावर गोली चलाता है, और उसके बाद लगभग ट्रंप का वो भेजा टच होने से बचा था, कान पर वो गोली लगी थी। तो ये दोनों घटनाओं को, दोनों हमलों को कैसे अलग देख पा रहे हैं, और कौन सी घटना हम कह सकते हैं कि सुरक्षा में बड़ी चूक है? क्योंकि जब एक घटना सिर्फ लगभग 2 साल पहले हुई है, उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई हथियार लेकर अंदर पहुंच जा रहा है। तो क्या कोई सबक नहीं सीखा था अमेरिकी सुरक्षा विभागों ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पिछली घटना से? देखिए, जब पहले दो पेंसिल्वेनिया वाली जो घटना है उसमें एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो एक्स प्रेसिडेंट है, लेकिन अमेरिकन एक्स प्रेसिडेंट को भी खुद की जिस तरीके की सुरक्षा होती है वो काफी ज्यादा, आप इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, उसके रिकॉर्ड देख लीजिए, सिक्योरिटी हियरिंग्स देख लीजिए, उसमें एक बार बार सामने आई कि DEI मतलब जो डाइवर्सिटी हायरिंग होती थी उसके सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रम्प की सुरक्षा में वहां पर तैनात थे। तो ये भी कहा गया कि क्या बाइडेन ट्रम्प की सुरक्षा में कहीं ना कहीं ये चूक की गई थी कि उनको एक तरीके से इनएक्सपीरियंस सिक्योरिटी ऑफिशियल्स उनकी सुरक्षा में लगाए गए थे। तो 2024 की घटना में ये कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, एक्स प्रेसिडेंट थे, इस वजह से शायद एक तरीके से सिक्योरिटी में इतनी ज्यादा जो चौकन्ना उनको होना चाहिए था सिक्योरिटी एजेंसीज को, वो नहीं थी। लेकिन आज की घटना जो है
ईरान के साथ वॉर चल रहा है, रशिया बिल्कुल। यूक्रेन के वॉर में अमेरिका वो पार्टी है जो मेक श्योर कर सकती है कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा। इंटरनल डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि चार्ली कर्क का असैसिनेशन हो, इसके साथ साथ कई सारे असैसिनेशन ऑलरेडी यूएस में ऑनगोइंग है। ट्रम्प एक ऐसे व्यक्ति है जिनको इमिग्रेशन के एजेंडा की वजह से एक काफी बड़ा तबका है अमेरिका का, वो उनको बिल्कुल हेट करता, इट इज द राइट वर्ड फॉर दैट। तो इस वजह से ही इज द मोस्ट हेटेड पर्सन एंड ही इज मोस्ट लाइकेबल पर्सन इन अमेरिका। तो एक तरीके से ऐसे वक्त में ऐसी चूक होना, ऐसी भूल होना, ये क्राइम है। ये चूक नहीं हो सकता, ये भूल नहीं हो सकता, दिस इज क्राइम, दिस इज टोटल लैप्स, हेट शुड रूल। क्योंकि इससे पहले अमेरिका में हमने क्या देखा था, ट्रम्प के ऊपर जब 2024 का वो अटैक हुआ, उसके बाद क्रॉस पार्टी लाइंस एक तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस, ये एक टर्म यूज किया गया कि पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि एक्चुअल उस पर्सन का मोटिव क्या था उस हत्या के पीछे। क्योंकि जो व्यक्ति जिसे स्कूल में बुली किया जाता था, उस 20 साल के बच्चे को, वो प्रेसिडेंट के कान तक पहुंच गया, ये इतनी बड़ी बात हो जाती है। और इस बार देखिए, इस बार के एक जो इम्पोर्टेंट एज जो है, जो यूएस पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, उनको ये भी समझेगा कि एफबीआई चीफ काश पटेल बहुत सवालों के घेरे में। रिसेंटली उनके कई सारे वीडियोस सामने आए थे, डाला ईरानी ग्रुप है, उन्होंने भी उनका ईमेल्स वगैरह बाहर निकाल दिए थे। तो क्या वो फायर होंगे, नहीं होंगे? पैम बोंडी और जो और ट्रम्प के बड़े बड़े उनके टीममेट्स थे, उनको फायर करना पड़ा धीरे धीरे। तो अब ये फाइनल कॉफिन इन हिज, एक तरीके से हो सकता है कि फाइनल नेम इज इन हिज कॉफिन, कि काश पटेल की जॉब पर भी, इंडियन ओरिजिन है काश पटेल, तो उनकी जॉब पर भी एक तरीके से सवाल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो सकती है कि अब आगे क्या इसका, कि जैसे सर ने देखिए इनिशियल कन्वर्सेशन में सर ने बहुत एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रखा था कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रम्प के ऊपर जब जब असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए, उसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रम्प को हुआ। ट्रम्प की रेटिंग्स जब डाउन थी, ट्रम्प की इलेक्शन में जब उनको राइस चाहिए था, तब ये इस तरीके से असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं और बाद में पता नहीं चलता कि इसके पीछे कौन था। तो एक तरीके से, और ये मैं सर को फिर से एक बार एक सवाल पूछना चाहूंगा, सर हाउ लाइकली इज इट कि अगर किसी ने ये ऑर्केस्ट्रेटेड किया हो, तो चलिए ठीक है, इनकी गवर्नमेंट है, आज तो ये सत्ता में है, तो नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी तो ये क्या इन सारी फाइल्स को फिर एक बार इसमें डीप डाइव करके, ट्रम्प ने अगर ये कराया होगा, ट्रम्प ने अगर ये ऑर्केस्ट्रेट किया होगा, तो क्या तब ट्रम्प के ऊपर कुछ कार्रवाई हो सकती है, या फिर ये तब सिक्योरिटी एजेंसीज इसको अनमास्क भी कर सकते हैं? देखिए अभय जी, आपका बहुत बढ़िया सवाल है। मैं तो कल सुबह से चैनलों पे हूं और मैं इस चीज का दावा कर रहा हूं कि ये जो है ऑर्केस्ट्रेटेड था। हो सकता है मैं गलत, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन नोइंग डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पर्सनैलिटी को देखते हुए, आप देखिए, आपने खुद बताया कि 8 दफे उनके ऊपर हमला हो गया। क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट में कोई ऐसा प्रेसिडेंट है जिसके ऊपर 8 दफे हमला हुआ? नहीं हुआ। नंबर दूसरी चीज, क्या इतने हमले होने के बाद, चाहे वो एक्सीलेटर खराब हो गया, चाहे वहां पर फायरिंग की गई, गोल्फ कोर्स में फायरिंग हुई, क्या आज तक किसी को यह पता लगा कि वो कौन आदमी था, किसने स्पॉन्सर किया था, उसका मकसद क्या था? किसी को नहीं पता है। इसी तरीके से आप देखिए, इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिंपैथी गेन करने के लिए, नहीं तो मुझे आप ये बताइए, जिसके कान में गोली लगी और बिल्कुल मतलब सेंटीमीटर मिलीमीटर से बच के गोली चली गई हो, क्या वो वहां चला जो गए बोल सकता है अमेरिका ग्रेट, अमेरिका लॉन्ग लिव अमेरिका? क्या कोई बोल सकता है? गांधी जी तो जैसी पर्सनैलिटी को भी जब गोली लगी थी, उनके मुंह से भी सिर्फ राम राम निकला था। तो मुझे लगता है कि दिस वॉज ऑल प्री मेडिएटेड, दिस वॉज ऑल प्री प्लान। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को जैसे हम अब जानते हैं, पिछले 1.5 साल से, पहली टर्म में तो इतने एक्सपोज नहीं हुए थे जितने एक्सपोज अब वो हुए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, नंबर 1, उनको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन हार जाते हैं और डेमोक्रेट्स अगर जीत जाते हैं, तो उस हालत में डोनाल्ड ट्रंप साहब विल बिकम ए टोटली डम डक, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा, अगर डेमोक्रेट ज्यादा मेजोरिटी में आ जा सकते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को यह भी खतरा है कि वो इम्पीच हो सकते हैं, नंबर 2। नंबर तीसरा जो है, ईरान में वो अपनी तरफ से जो मर्जी बोलते रहे कि हमने उनकी नेवी खत्म कर दी, हमने उनका एयरफोर्स खत्म कर दिया, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, 90% ईरान इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड। उसके बावजूद में हार्ट ऑफ हार्ट में उनको पता है कि वो ईरान की लड़ाई हार चुके हैं। तो इसलिए लोगों का ध्यान
डाइवर्ट करने के लिए खास तौर पर अपनी जो उनकी अपनी पब्लिक है, अमेरिकन पब्लिक है, उसको ये बताने के लिए, क्योंकि कि मैं लड़ाई जीत रहा था इसलिए मेरे ऊपर हमला किया गया। आई थिंक दिस इज ऑल ऑर्केस्ट्रेट, ये ड्रामेटाइज किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको जो है कैपिटलाइज करेंगे। इस इंसिडेंट को आप देखते रहना, बार बार वो इसके बारे में जिक्र करेंगे। जिसके ऊपर हमला हुआ वो थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है। जी हाँ भाई, आपका कोई सवाल? देखिए, मैं यही एक मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन भी मैं सामने रखना चाहूंगा कि मैं सुबह से इस कवरेज में हूँ और मैं वन इंडिया के इंटरनेशनल कवरेज में जुड़ा हुआ। तो जिस तरीके से जब ये मोमेंट ऑफ अटैक था, जब शॉट्स फायर हुए, उसके बाद जिस तरीके से वैंस उठे अपनी सीट से और जाते वक्त वो हल्की सी एक स्मर्क था उनके चेहरे पे। उसके बाद जो सिक्योरिटी की उनके जो पूरा कैबिनेट था वो भी काफी आराम से निकल रहा है। इवन द लास्ट पर्सन वाज डोनाल्ड ट्रंप, ही वाज स्टिल ऑन कैमरा एंड उसके बाद फिर उनको निकाला गया। तो जब इससे पहले हमने देखा था कि अगर जब रियल अटैक होता है किस तरीके से द होल सिक्योरिटी फोर्सेस किससे सराउंड कर देते हैं, किस तरीके से उसे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन अब ये मैं अमेरिकन ट्विटर भी फॉलो करता हूँ, इस वजह से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वहां पर ये बोला कि इज वाइस प्रेसिडेंट इज योर वाज योर प्रायोरिटी, क्योंकि सबसे पहले वांस को निकाला गया। तो कई सारे सवाल होते हैं और इसी वजह से यहाँ पर इवन सर इज डिफेंस एक्सपर्ट, अगर वो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए बार बार सिमिलर टाइप ऑफ लोन वॉल्फ अटैक होना और वो भी यूएस में होना, उनके यहाँ पर जितनी सर्विलेंस होती है, सब कुछ होता है, उसके बावजूद ये सारी चीजें होना, ये काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से कंसर्निंग भी है और ज्यादा बहुत सस्पेक्शन या फिर सस्पेक्ट भी काफी ज्यादा होता है कि इसके पीछे असलियत में कौन है। बिल्कुल अबे, बिल्कुल आपने उसी बिंदु को उठाया जब जेडी वांस को बाहर निकाला गया और मेलानिया का भी जिक्र है। मैं कई पोस्ट देख रहा था। सिरोही सर, आपसे ये सवाल है कि जब ट्रंप का जिक्र आता है और चौतरफा हम देख रहे हैं, वो मीडिया हेडलाइंस हो या फिर आप हमारा भी चैनल देखेंगे तो वहाँ ट्रंप का बार बार जिक्र होगा। अबे ने बहुत अच्छा जिक्र किया कि जेडी वांस को जिस तरह से बाहर निकाला गया। मेलानिया को लेकर भी सवाल है कि क्या ट्रंप के अतिरिक्त इन दोनों को भी मारने का कोई प्लान था? इनको लेकर भी सिरोही सर, आपकी समझ, आपकी जानकारी क्या बताती है? मेलानिया और जेडी वांस को लेकर भी मारने का कोई प्लान? हाँ भाई, आप जोड़ सकते हैं। सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो रीसेंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पुलिस चीफ है उन्होंने यही बोला है कि जो अटैकर है उसने ये बोला है कि आई वाज ट्राइंग टू किल ट्रम्प्स ऑफिशियल्स। Exactly. मतलब एक तरीके से उसने ये बात कही है कि हम ट्रम्प की टीम के मेंबर्स को मारना चाह रहे थे। तो ये भी एक नई जानकारी यहाँ पर जुड़ी है। बिल्कुल सिरोही सर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर बॉडी लैंग्वेज देखी जाए, जो आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं आप, उसके हिसाब से नहीं लगता कि गोलियां चल रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस हिसाब से बैठे हुए हैं, तो उस हिसाब से नहीं लगता कि वो जो उनके ऊपर खतरा, इस हिसाब से ये लगता है कि शायद उनको पता था ऐसे ऐसे गोलियां चलेंगी। और हो सकता है कि जो उनको ये भी पता हो कि अगर गोलियां मेरे ऊपर ना चल के, हो सकता है कैबिनेट के ऊपर चले, जेडी वांस के ऊपर चले, तो उस केस में जो है, इसलिए उन्होंने पहले जेडी वेंस को निकाला। नहीं तो ऐसा होता नहीं है कि जहां पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हो, तो वाइस प्रेसिडेंट को पहले वहां से निकाला जाए और उसके बाद जो प्रेसिडेंट लास्ट में निकले। प्रेसिडेंट शुड हैव बीन द फर्स्ट वन, बल्कि निकाला नहीं जाता। अगर आप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल देखो, जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उनको ये बताया जाता है कि जब गोलियां चलती हैं, वो चारों तरफ से जो है, जो भी लीडर होता है, जो भी जैसे प्रेसिडेंट हो, हमारे भी प्राइम मिनिस्टर है, वो चारों तरफ से उनको जो है घेर लेते हैं। और उनको घेरने की, चाहे उनके ऊपर सिक्योरिटी पर्सनल के ऊपर गोली लग जाए, लेकिन जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उसको गोली ना लगे। लेकिन इस केस में तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिख रहा था कि कोई सिक्योरिटी पर्सनल ने उनके ऊपर लेट गया हो या उनको चारों तरफ से लोगों ने घेर दिया हो। इट वाज लाइक कि भाई कई गोलियां चली है, अच्छा भाई गोलियां चल गई है, चलो चलते हैं वापस, अगले महीने फिर हम इसी इवेंट को अगले महीने करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सच्चाई है। बाकी अगर ये एक्चुअल में अटैक हुआ है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और अगर ये ऑर्केस्ट्रेटेड है तो पहले की तरह ये भी जो है मामला ठंडे बस्ते में डल जाएगा और हमको नहीं पता लगेगा कौन आदमी था, क्यों मार रहा था, क्या उसकी मंशा थी। जी
बिल्कुल। अब अगला सवाल आपसे है और सवाल ईरान को लेकर है, क्योंकि मैं जो पोस्ट अभी स्क्रॉल कर रहा था उनके कमेंट्स में ईरान का भी बार-बार ज़िक्र था। डोनाल्ड ट्रंप जब से इस युद्ध में है, इस महाविनाश में है, तब से उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है। कई सारे उनके हेटर्स बने हैं। तो लोगों का ये भी कहना है बार-बार कि ईरान में जिस तरह का विनाश वो कर रहे हैं, तो उसका ही अब वो खामियाजा भुगतने को तैयार रहें। तो ईरान से किस तरह का लिंक देख पा रहे हैं? आपने ईरान भी लंबे वक्त तक वन इंडिया के लिए कवर किया है, और ईरान वॉर से क्या इसका कोई लिंक समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा पोस्ट, कोई ऐसा दावा? क्योंकि कमेंट्स में तो लोग अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें बार बार जिक्र है कि कहीं ना कहीं जो आपने किया है वो अब आपको भुगतना होगा। देखिए, ट्रम्प के ऊपर जब भी अटैक होता है तो उसके पहले ये एक हिस्ट्री रही है कि जब पाकिस्तानी ओरिजिन के मर्चेंट, उनका सरनेम था, सॉरी मैं उनका नाम पूरा रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ या फिर रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उस वक्त वो मर्चेंट नाम के एक व्यक्ति थे जिनका पाकिस्तानी ओरिजिन थे वो, लेकिन उनका लिंक ईरान से जोड़ा गया था। उसके बाद एक अशरफ नाम के भी व्यक्ति थे, उनका भी लिंक ईरान से जोड़ा गया था, और वो उनको अरेस्ट किया गया था एफबीआई की तरफ से कि वो ट्रम्प के असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहे थे। तो एक तरीके से ये बात बिल्कुल सही है कि जब ट्रम्प के ऊपर हमला होगा तो ईरान की तरफ निगाहें जाएंगी, ईरान की तरफ उंगलियां एक तरीके से आप रखेंगे कि क्या उन्होंने ये किया। अभी का टाइम तो बहुत ही एक तरीके से क्रेजी टाइम है, क्योंकि जिस तरीके से एक अनप्रोवोक्ड वॉर, अब एक तरीके से ये कंसेंसस बन चुका है कि अनप्रोवोक्ड वॉर था जो अमेरिका और इजराइल ने स्टार्ट कर दिया था ईरान के खिलाफ। तो ईरान के लोग, अभी मैंने जितने पोस्ट देख पा रहा हूँ कि पीपल आर सेलिब्रेटिंग ईरान में, वहां पर उनके ट्वीट्स देख सकते हैं, उनकी सड़कें देख सकते हैं, वहां पर पीपल आर सेलिब्रेटिंग, वहां पर लोग ये जश्न मना रहे हैं कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो तो उनको डेविल, इनको एनिमी मानते हैं, तो वो एक उस पर्सपेक्टिव से वो सारे जश्न वहां पर मन रहे हैं। लेकिन ये बात कहना कि ईरान का इसमें हाथ था वगैरह वगैरह, ये कई बातें हैं, आज अभी तक कुछ भी ठोस सबूत हमारे सामने ना है, क्योंकि ये यूएस ओरिजिन इंसान है जिसको बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ वगैरह अवार्ड मिल चुके थे इससे पहले। तो एक तरीके से कॉमन सिविल लाइफ में रहने वाला एक व्यक्ति जब हाथ में बंदूक लेके प्रेसिडेंट के ऊपर एक तरीके से रन करेगा उसके अगेंस्ट, तो इसका कनेक्ट डायरेक्टली ईरान से लगाना ये डिफरेंट है। अब देखिए, रिलीजन का पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि ये नॉट नेसेसरी कि रिलीजियस पर्सन अगर एक मुस्लिम ओरिजिन का हो तो आप ईरान से ही जोड़िए, लेकिन ये वो वाली बात नहीं है जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेडल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगाम लगानी चाहिए। ईरान या फिर ईरान सपोर्टर्स कहीं ना कहीं हमें देख रहे हैं कि इस सारी चीज को बहुत सेलिब्रेट कर रहे, बट किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के ऊपर अटैक होना, स्पेशली अमेरिका जैसे लीडर, अमेरिका के चीफ के ऊपर अगर अटैक होता है, हु इज कमांडर इन चीफ ऑफ उनके डिफेंस फोर्सेस, देखिए इसके रिपरकशंस बहुत बड़े होते हैं। देखिए, खुदा न खास्ता अगर इसमें डोनाल्ड ट्रम्प को ये गोली लग जाती तो इसका डायरेक्ट ब्लेम वो ईरान की वॉर जीतने के लिए वो यूज कर देते, और जो हमने 9/11 के बाद अफगानिस्तान, इराक या फिर पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का रवैया देखा था, उस तरीके से चीजें जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि देखिए यूएस को किन चीजों से फर्क पड़ता है वॉर के रिलेटेड, वहां के लोगों और उनके लोगों के ओपिनियन के रिलेटेड। सर ने जैसे बताया, बहुत एकदम सटीक उनका ये पॉइंट उन्होंने रखा था कि मिड टर्म्स आ रहे हैं, मिड टर्म्स में सिर्फ रीजनल इलेक्शंस दाव पर नहीं है, तो कांग्रेस में मेजॉरिटी दाव पर है, क्योंकि सिर्फ दो कांग्रेसियल सेनेट और दो तीन का डिफरेंस है दोनों में, कांग्रेस और सेनेट में। तो एक तरीके से अभी जो शटडाउन गवर्नमेंट के यूएस में होते रहते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यूएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज नहीं विड्रॉ कर पा रहे वो लोग, उनको वो कंडक्ट नहीं करवा पा रहे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स बहुत ज्यादा एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है ट्रम्प और उनकी टीम के रवैये की वजह से। तो मिड टर्म्स बहुत बड़ी चीज है। तो यार ये वही हो सकता है कि आपने एक तरीके से ईरान में आप ऑलमोस्ट मोरल डिफीट तो वहां पर मिल ही रहा है, ठीक है, आपने उनके ज्यादा लोग मारे होंगे, लेकिन जिस तरीके का मिलिट्री माइट आपका था, आप तो रिजीम चेंज करने के लिए गए थे, तो सेट ऑफ, जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, वो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव जब हमारे पूरे हुए तो पाकिस्तानी डीजीएमओ का हमें कॉल आता और हमने सीज फायर कर दी। अमेरिका के जो सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थे वो बदलते जा रहे हैं, वो अभी एक एक तरीके से बदलते जा रहे हैं, और वो खुद का फेस सेव करने की एक पूरी तरीके से जद्दोजहद में अब आज वहां पर है। तो एक तरीके से यही बात है कि ट्रम्प, ईरान के लोगों का जश्न मनाना, ये वॉर का एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन उसका डायरेक्ट लिंक अभी इस अटैक से जोड़ना ये थोड़ा इमैच्योर होगा, ये मेरा एक तरीके से ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल सिरोही सर, आपसे भी लगभग सवाल यही है।
जश्न का जिक्र किया अभय ने, और तमाम वो वीडियोस भी हम देख रहे हैं जहां पर बार बार कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स भी किए जा रहे हैं, ट्रंप के लिए, मर गया, और भी ऐसे वर्ड जो हम आपको बता भी नहीं सकते शो में। आप कितनी कनेक्टिविटी देख पा रहे हैं सर, अगर ईरान से जोड़कर देखा जाए इस पूरे हमले को, और जिस तरह की नफरत ट्रंप पूरी दुनिया में झेल रहे हैं? हॉर्मुज का मामला बेशक ठंडा पड़ा हो, लेकिन लगातार वहां से भी उनको किरकिरी झेलनी पड़ रही है, वो नाकेबंदी को लेकर हो या फिर जो मरने वालों की संख्या हम 5,000 के आसपास देख रहे हैं। तो कमेंट्स, जश्न की तैयारी और पोस्ट लगभग उसके इर्द गिर्द है सर कि मर जाता तो बढ़िया होता, या फिर ये अटैक हमारी तरफ से है। कई दावे तो ऐसे भी किए गए हैं पोस्ट में, अनवेरिफाइड पोस्ट। देखिए, अभय साहब ने जो बोला है बिल्कुल दुरुस्त बोला है, मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ईरान का जश्न का इससे कोई लिंक नहीं है। ये नहीं है कि ये जो आदमी है जिसने वहां पे गोलियां चलाई है उसका ताल्लुक कोई ईरान से है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि जब एक देश के आप जो है स्पिरिचुअल लीडर को, अयतोल्ला खमैनी को मार देते हैं, उसके बाद अगर आपके ऊपर हमला होता तो ऑब्वियसली जो है लोग जो है जश्न मनाएंगे ही कि आपने हमारे लीडर को मारा, अच्छा हुआ आप भी मर जाते। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, ये अभी तक जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता लगेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर ये हमले होते ही रहेंगे। क्योंकि आप किसी के देश के लीडर को अगर मारते हो, और वो भी जो है शिया मुसलमान है वहां के, जिनमें उनकी फितरत में शहीदी है, तो वो जो है शहीदी के लिए, वो तो देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब तक जिंदा है अपने आप नहीं मरते, वो उनके ऊपर हमेशा तलवार मंडराती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब ये अभी तो 1.5 साल भी नहीं हुआ उनको आए हुए, आप मुद्दे देखिए क्या क्या मुद्दे हैं, और इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप उठा के ले आते हो उसकी पत्नी के साथ, उसको आप अपनी जेल में रखते हैं और वहां पे उसके ऊपर केस चलाते हैं। क्यूबा को आप ब्लॉकेड कर देते, जहां पे लोग जो बिना बिजली के लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, आप वो कर देते हो। तीसरा जो आप ग्रीनलैंड के लिए आप कहते हो कि जी मेरे को ग्रीनलैंड चाहिए। चौथा, आप यूरोपियन कंट्रीज को और यूरोपियन लीडर्स को मॉक करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो। इंडिया और चाइना को आप हेल होल बोलते हो। आपके जो है इमिग्रेंट्स के जो आपने कार्रवाई वहां पे चलाई थी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए, उसके आइस को आप जो आइस जो है ह्यूमैनिटेरियन वहां पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है। 2 इनोसेंट लोगों को, एक लेडी को और एक आदमी को आप मार देते हो। तो ये चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, उन्होंने इतने दुश्मन पाल लिए हैं कि ये कहना अभी इस स्टेज पे बड़ा मुश्किल है कि जिस आदमी ने इनके ऊपर गोली चलाने की कोशिश की या मारने की कोशिश करी, उसका जो है मंशा क्या थी। क्योंकि मंशा किसी की भी हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसे आदमी है, उनकी पॉपुलैरिटी देखो, जब वो आए थे तकरीबन 52% उनकी जो है पॉपुलैरिटी थी, और आज उनकी पॉपुलैरिटी जो है 40 से नीचे आ गई है, 39 38 में वेरी कर रहे। तो आप उससे अंदाजा ये लगा लें कि 12 से 15% लोग उनसे नाराज हैं। अब 90,000 से 1 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, जिसमें 50 की 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये जो है बहुत वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला हो सकता है। और ईरान का इस स्टेज पे ये कहना कि ईरान इन्वॉल्व है, मुझे लगता नहीं कि ईरान इन्वॉल्व होगा। लेकिन ईरान के जो फिदाइन हैं या ईरान के जो स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को मारने की। जी बिल्कुल सर। सर एक अंतिम सवाल आपसे, जिस टीचर ने फायरिंग की उसके बाद जैसे हमने देखा 2024 में चुनावी फायदा लेने की ट्रंप ने पूरी कोशिश की थी, अब ट्रंप का सर नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है इस फायरिंग के बाद? इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? वो चाहे ईरान से हम कनेक्ट करके देख पाए या फिर ये अमेरिका हित में या अमेरिकी मिड टर्म को लेकर? देखिए मुकुंद जी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ही इज ए बिजनेसमैन, ही इज नॉट ए स्टेट्समैन। आप उनकी कोई भी जो है स्टेटमेंट देखे तो वो स्टेटमेंट मुझे नहीं लगता कि किसी वर्ल्ड लीडर्स के, वो भी खास तौर पर अमेरिका जैसे देश के वर्ल्ड लीडर की ऐसी स्टेटमेंट हो सकती है। चाहे वो ट्रुथ सोशल पे हो, चाहे वो मीडिया के साथ बात करते, वो जो है बेहुदी बातें, बदतमीजी बातें करते रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2024 में फायरिंग की वजह से सिंपैथी लेके वो इलेक्शन जीत गए थे, वो इस इवेंट को जो कैपिटलाइज करेंगे, वो बार बार ये कहेंगे देखो मैं अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में मैं ये सब कर रहा हूँ, लेकिन लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ईरान में लड़ाई जीत रहा हूँ, लोग मुझे मारने की कोशिश कर, क्योंकि ईरान का उनके ऊपर एक ऐसा धब्बा है, उनके ऊपर नहीं पूरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ऐसा धब्बा है जो आने वाले
दशकों तक वो उसको मिटा नहीं पाएंगे। तो उसको मिटाने की उनकी हर कोशिश है कि अब वो हमले में बोलेंगे क्योंकि मैं ईरान की लड़ाई जीत रहा था तो मेरे ऊपर हमला करा दिया गया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको पूरा कैपिटलाइज करेंगे ताकि आने वाले इलेक्शंस में वो रिपब्लिकन्स को जिता सके और वो अपनी कुर्सी को बचा सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सिरोही सर, आपका हमारे साथ वन इंडिया में जुड़ने के लिए। आपके साथ फिर अधिक जानकारी के साथ बैठेंगे और जानेंगे क्या होगा आगे का अमेरिकी प्लान। अब मैं आपके पास आना चाहूँगा और अब जानूंगा पीएम मोदी के उस पोस्ट के बारे में जहां उन्होंने जिक्र किया लोकतंत्र में हिंसा की, आतंक की कोई जगह नहीं है। इस पोस्ट को कैसा देखा जाए ग्लोबली, क्योंकि इंटरनेशनल हमने बताया कि वन इंडिया के लिए आप लगातार कवर करते हैं, तो इस पोस्ट के क्या मायने हैं? ये सिर्फ एक नॉर्मल हमले के बाद एक पोस्ट भर समझें या फिर इसके पीछे भी कोई खास मकसद हो सकता है, और अमेरिका कैसे ट्रीट करने वाला है आगे? देखिए, ये पोस्ट तब आ रहा है, ये शूटिंग तब हो रही है जब अभी कुछ दिनों पहले ट्रंप ने हमें हेलहोल कहा था। तो जिस तरीके से लैंग्वेज ट्रंप यूज कर रहे हैं इंडिया के लिए, इंडिया ने बहुत डिप्लोमेटिकली सेन या फिर एक तरीके से अपना जो स्टैचर है वो बना के रखा है। उन्होंने उस लैंग्वेज के ऊपर कमेंट भी करना नहीं चाहा। उन्होंने बोला था कि वी वुड लाइक टू लीव इट हियर ओनली। मतलब एक तरीके से रणधीर जायसवाल ने ये कमेंट दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। तो एक तरीके से इंडिया अपना स्टांस क्लियर रख रहा है कि ठीक है, आपकी लिमिट्स गिरती जा रही है, आपके स्टेटमेंट्स में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन जब ऐसी घटना होती है कि एक सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट, देखिए मुझे पता नहीं कि इंडियन ऑडियंस हमारी इसे कितनी समझ पा रही है, क्योंकि आप ये समझिए अमेरिका के एक व्यक्ति के ऊपर, अमेरिका के ऊपर पूरे दुनिया का तेल डिपेंड हो गया, पूरे दुनिया की प्राइसेस डिपेंड हो गई, इकोनॉमीज डिपेंड हो गई। कई बार ऐसा होगा कि देश बनते और बिगड़ते इस देश की वजह से। तो उस देश के राष्ट्रपति के ऊपर जब जान की बात आ जाती है तो पूरा देश या फिर पूरी दुनिया जो है वो काफी ज्यादा इसको तवज्जो देती है। तो इस वजह से भारत का जो आप ट्वीट देखिए, जो पीएम मोदी का ट्वीट आप देखेंगे, उसमें बहुत सिंपल डेमोक्रेसी और पीस और नॉन वायलेंस की उन्होंने बात रखी है, जो भारत पहले से रखता आया है। और एक तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस की किसी भी डेमोक्रेसी में जगह नहीं होनी चाहिए, एक कॉमन सी चीज है, वही भारत ने फिर एक बार रिट्रेट किया है। लेकिन ये बात है कि आपकी स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं हो सकती, लेकिन भारत अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एक अच्छी तरीके से खेल रहा है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि एक तरफ से पीएम मोदी अपने और या फिर इंडिया और यूएस के जो एक तरीके से स्ट्रेन रिलेशंस है या फिर जो पिछले कुछ सालों में बिगड़े हुए रिलेशंस है, उसको बार बार ठीक करने का प्रयास भी किया जाता है। ऑपोजिशन इंडिया का पीएम मोदी को बोलता है कि देखिए आप एक तरीके से डायरेक्टली उनको ट्रम्प का आदमी बोला जाता है, विच इज हाउ मच राइट और रॉन्ग ये लोग डिसाइड करेंगे, ये वो ऑपोजिशन डिसाइड करे, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना। तो जब ये रिपोर्ट करते तो एक तरीके से ट्रम्प के ऊपर जब जान की बात आए तो एक डिप्लोमेटिक हेड होने के नाते भारत के, तो पीएम मोदी ने एक डिप्लोमेटिक ट्वीट किया है जिसमें ज्यादा कुछ देखने की भी जरूरत नहीं है। बट ये बात है कि ये उस समय भी आ रहा है जब इंडिया और यूएस के पहले जैसे गोल्डन पीरियड से नहीं जा रहा है। देयर आर स्ट्रेन्स, देयर आर डिफिकल्टीज जो दोनों देश फेस कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक भी बात है, मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल, यूएस जो बाकी कंट्रीज को हेलहोल बोल रहा है, जो यूएस बाकी कंट्रीज को बोल रहा है कि जो सिक्योर नहीं है, जो यूएस और उनकी एजेंसीज बोलती है कि ये यहाँ के लोग वहां से भागकर सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आते हैं। आपके देश का राष्ट्रपति हर 4-6 महीने के बाद उसकी जान के ऊपर बात आ रही है। तो एक सवाल कहीं ना कहीं यूएस को खुद से पूछना पड़ेगा, उनकी एजेंसीज को पूछना पड़ेगा कि देखिए दूसरे को हेलहोल तो आप बता रहे हैं, लेकिन हाउ मच सिक्योर आप खुद हो, कितनी सिक्योरिटी आप खुद प्रदान कर पा रहे हो खुद के हेड ऑफ द स्टेट के लिए। क्योंकि शूटिंग्स में यूएस कौन से क्रम पर है ये सभी को पता है। कॉमन शूटिंग्स कितनी होती है, उनमें डेथ्स कितनी होती है, वहां की स्कूल शूटिंग्स का कितना प्रमाण होता है। तो एक तरीके से यूएस को दूसरे कंट्रीज को हेलहोल बोलने का कोई भी हक नहीं है। ये आज एक बार फिर से ये बात सामने हम रख सकते हैं। बिल्कुल। अब आपसे भी एक अंतिम सवाल, और अंतिम सवाल वही जो सिरोही जी से था। ट्रंप का अब नेक्स्ट मूव क्या देख पा रहे हैं? उन्होंने सिरोही सर ने, कर्नल साहब ने क्लियर करने की कोशिश की कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, ना केवल एक राष्ट्रपति। तो वो उसी तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे। आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर और ट्रंप का जो लगातार एक के बाद एक इस तरह का माहौल बनाने वाला होता है, वो सिंपैथी गेन करना हो, या फिर जिस सुरक्षा का आपने एक अच्छा बिंदु जोड़ा यहाँ पे कि जब वो खुद सुरक्षित नहीं है तो वो ईरान में और दूसरे देशों को क्या सुरक्षा देंगे, तो कैसे वो इस पूरे फायरिंग को, इस पूरी घटना को अपने हित में मोड़ने की कोशिश करेंगे? ट्रम्प काफी, जैसे सर ने बताया, बहुत क्लेवर बिजनेसमैन है।
और जो लास्ट टाइम भी हुआ, आप ये सोचिए कि जो इलेक्शन कैंपेन के पेंसिल्वेनिया की रैली में जब उनके ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनको कवर किया, उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी एजेंट्स को साइड में करके अपनी फिस्ट हवा में उठाई और फाइट फाइट फाइट, ये 3 अक्षर बोले। वो एक पूरी तरीके से टर्निंग पॉइंट था पूरे इलेक्शन का। उसी तरीके से इस वाली जो ये शूटिंग थी, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अपने जो पूरे सिपाही है बेसिकली, उनके कमांडर्स हैं, वहां पर जेडी वांस थे, वहां पर काश पटेल भी थे, इन सबको साथ में लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वो उन्होंने ये भी कहा कि आई वॉज फाइटिंग, वो तो लड़ रहे थे सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ कि चलिए ठीक है, आपने उनको हटा दिया, पूरा का पूरा जो वहां का वो डिनर था उसको फिर से स्टार्ट करिए, जारी रहे। बिल्कुल राइट, एक मैसेज उनको देना था कि ठीक है, आपने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर एक बार डायरेक्टली जो कार्यक्रम है वो फिर से स्टार्ट करवा रहा हूं। तो एक तरीके से ट्रम्प इसको इमोशनली प्ले करेंगे इस कार्ड को। इलेक्टोरली मिड टर्म्स के इलेक्शंस आ रहे, ऐसा समझिए कि भारत के प्रमुख राज्यों के जो इलेक्शंस होते उस तरीके के एक बड़े इलेक्शंस यूएस में होने जा रहे हैं, जो की स्टेट्स डिसाइड करते हैं कि कौन अगले 2 साल बाद प्रेसिडेंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो अभी इस मिड टर्म्स इलेक्शन में डिसाइड होगा। वहां पर पूरी तरीके से ट्रम्प इसको कैश इन करना चाहेंगे। दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यही है कि एप्स्टीन फाइल्स या फिर जेएफके की फाइल्स, कई सारी ऐसी फाइल्स और उसके रिलेटेड जो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि ये सारी फाइल्स और सामने रखेंगे। ट्रम्प इन सारे मुद्दों में भी घेरे गए हैं। तो इन मुद्दों में घेरने के बाद क्या हुआ, ऑपोजिशन तो उनके ऑपोजिशन में था ही, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स थे, मागा जिसे बोला जाता है कि मागा क्राउड जो है, ग्रेट अगेन वाला जो स्लोगन के नीचे जमा होने वाला जो क्राउड है, उस क्राउड का भी कहीं ना कहीं वो भी खफा थे ट्रम्प से। तो इस इमोशनल मूवमेंट के बाद फिर एक बार यही हो जाएगा कि देखिए हमारे नेता के ऊपर यार गोली चला दी, तो अब कुछ भी हो जाए हम उनके पीछे हैं। तो जो खुद का भी वोटर बेस जो छिटका था उसे वापस रिपब्लिकन फोल्ड में लाने की ये पूरी कोशिश करेंगे। और फोर्थ जो होगा कि डेमोक्रेट्स में कोई लीडर ही नहीं है आज के टाइम में। कैलिफोर्निया के जो गवर्नर है गेविन न्यूसॉम, वो खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगली बार वो लड़ेंगे। कमला हैरिस भी है, लेकिन वो तो पूरी तरीके से न्यूज से बाहर ही है। तो उनके सामने फिर एक बार उनको यही बताया जाएगा कि देखिए आई एम द न्यूज मेकर, मैं खुद न्यूज बनाता हूं, मैं अभी भी आई एम द मेन पर्सन, मेरे रिवॉल्व करेगी पूरी पॉलिटिक्स मेरे अराउंड अमेरिका की। तो एक तरीके से ट्रम्प इसको पॉलिटिकल मिलिट्री फ्रंट में ईरान के रिलेटेड भी इसको यूज करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट उसको डोमेस्टिक फ्रंट में यूज किया जाएगा, क्योंकि ट्रम्प के ऊपर हमला बाकी विश्व में विच इज रियली सैड, लेकिन लोग उसको जश्न मना रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट में इसको इमोशनल तरीके से यूज किया जाएगा खुद के और खुद की पार्टी के बेनिफिट के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया अभय इतनी स्पष्ट जानकारी के लिए। बहुत सारे जो डाउट्स थे, संशय थे, उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के क्लियर हुए होंगे। अभय फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे आपके साथ और अधिक जानकारी के साथ समझेंगे पूरे मंजर को। बहरहाल आपको एक क्विक अपडेट देते चलें इस पूरे माजरे की, आखिर हुआ क्या। तो वाशिंगटन के हिल्टन होटल में शनिवार को एक एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर का आयोजन किया गया। उसी पूरे डिनर के भीतर इस तरह की गोलीबारी की घटना आई थी। बॉलरूम के अंदर राष्ट्रपति, उनकी पत्नी मेलेनिया, उपराष्ट्रपति जेडी वांस सहित कई गेस्ट मौजूद थे और अचानक गोलीबारी ने पूरे मंजर को एक कह सकते हैं आप आपदा की तरह तब्दील कर दिया। होटल के बाहर गोली चलने की आवाजें आई, सभी मेहमान मेज के नीचे छिपते नजर आए। एक के बाद एक सुरक्षाकर्मियों ने सभी मेहमानों को बचाने की कोशिश की। जेडी वांस, मेलेनिया उनको बाहर निकाला गया और ट्रम्प भी यहाँ बचाए गए, सुरक्षाकर्मियों द्वारा बाहर निकाले गए। राष्ट्रपति, मेलानिया और जेडी वांस सुरक्षित बाहर निकले और इसके साथ तमाम मेहमानों को बाहर निकाला गया। ट्रम्प लेकिन यहाँ रुकते नहीं हैं। ट्रम्प कहते हैं कि आप डिनर जारी रखिए, हम इस हमले से बच गए हैं, हम दूसरी जगह जाते हैं, पर ये पूरा आयोजन जो है वो क्षत विक्षत नहीं होना चाहिए, इस पर किसी तरह की खराबी नहीं होनी चाहिए। बड़ा सवाल, हमलावर कौन है? तो हमलावर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 साल के कॉल थॉमस एलन के रूप में उनकी पहचान हुई। पेशे से एक टीचर हैं, टीचर ऐसे वैसे नहीं, डेडिकेटेड टीचर। 2024 में टीचर ऑफ द मंथ का उन्हें अवार्ड भी मिला है। क्या कुछ खामियां रही, कैसे ट्रम्प या फिर उनकी पूरी आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल को मारने की उन्होंने योजना बनाई, इन सब पर और अधिक जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई संशय, तो अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाएंगे। वीडियो की जगह होगी वन इंडिया हिंदी प्लेटफॉर्म पर, आपको सारी जानकारी मिलेगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.